मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फिजिकली भले ही आप वीक हो, लेकिन अगर आप मेंटली वीक पड़ गए ना तो आपकी रिकवरी में टाइम लगेगा। एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं अपना सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हाँ, क्योंकि ये मेरा सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी है, तो आपको और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा कि 2 सी सेक्शन कैसे होते हैं, क्या-क्या एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो ये वीडियो शायद हार्ट टू हार्ट टॉक होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो और थोड़ा सा इमोशनल भी। तो इस बार जब मैंने कंसीव किया ना, तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन है डॉक्टर से पूछा, चेक कर लिया उन्होंने। उसके बाद जब डॉक्टर से मैं मिली तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना? क्यों? क्योंकि मैं एक बार सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस कर चुकी थी। तो उसके बाद मुझे दोबारा सी सेक्शन में नहीं जाना था। मुझे मतलब जब मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन सीधे मतलब माइंड में एक फ्लैश होता है ना, तो वो फ्लैश था कि वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वही ऑपरेशन थिएटर, वही कट, वही सब कुछ, वही दर्द, वही सब। तो बाप रे, बहुत ही याद आ रहा था। तो मुझे था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में जितना कुछ भी दर्द होगा वो एक बार होगा, दर्द तो सहना ही है, इधर से सहो उधर से सहो, सहना है। तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, एक बार दर्द सहन करेंगे और फिर जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार तो मेरे पास एक छोटा बच्चा और था जिसे मुझे देखना था, तो इस बार ही सी सेक्शन ना हो तो बेटर है। बट ठीक है, डॉक्टर ने बोला अभी तो आप अभी आज पहली बार आए हो, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कि आप अपनी डाइट अच्छी रखना, आप अननेसेसरी वेट गेन मत करना, और जो है कि आप एक्टिव रहना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव थी। मैं वॉक करती थी रेगुलरली, एक्सरसाइजेज लाइट एक्सरसाइजेज में करती थी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती थी, बट मैं एक्टिव थी। और अपना मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ था। बिफोर डिलीवरी बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था मेरा। मुझे ऐसा था, मुझे मन में पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरे को इस बार नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते 8 महीने निकल गए और 8वें महीने में मैं अपने होम टाउन आ गई। तो जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी इतने टाइम से, मुझे पता था कि मैं डिलीवरी अपनी होम टाउन में करवाऊंगी, तो मुझे उनसे डिलीवरी करवानी नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि हम कोशिश करेंगे आपकी डिलीवरी नॉर्मल करने की। ठीक है, फिर मैं जयपुर आई और यहाँ पे आने के बाद मैंने उन्हीं डॉक्टर को दिखाया जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम कंसल्ट किया था जब मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था। तो उन्हें याद था मेरा केस, और उन्होंने जब चेक किया मुझे तो उन्होंने मुझे फिर से बोला, 8 मंथ चल रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि देखो हम रिस्क नहीं ले सकते, और अभी तो 8 मंथ चालू है, तो अभी थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा कुछ ट्राई करो, लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी के अश्योरेंस आपको दे नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करके आई थी, आते ही मैंने दिखाया, शायद स्ट्रेस में थी बॉडी, जो भी था। तो फिर भी मुझे उम्मीद थी कि नहीं इस बार तो नॉर्मल ही होगी डिलीवरी। मम्मी के पास थी और सर्दियों का वक्त था, तो एक्टिविटी वैसे भी कम हो जाती है। वैसे एक्टिविटी से कोई अश्योर नहीं हो सकते आप कि आप बहुत एक्टिव हो या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। केसेस बहुत अलग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अब भाई क्या हुआ कि मैं दोबारा उनके पास गई। एक दिन अचानक से मेरे पेट में काफ़ी दर्द हुआ, तो मैं दिखाने के लिए गई उन्हें। तो उन्होंने बोला कि पूनम, आप बिल्कुल भी चांस मत लो। तो उस वक्त मेरा 9वां महीना लगा ही था, 9 मंथ सिर्फ स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल चांस मत लो, आपका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम जा चुका है। और मुझे याद है जब मेरा बेटा हुआ था तो उस वक्त भी यही केस हुआ था, सेम वाटर लेवल बहुत कम हो गया था। जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो इसी की वजह से मेरा जो है फर्स्ट टाइम पे सी सेक्शन हुआ था। इस बार भी डॉक्टर ने मुझे सेम चीज़ कही। अब बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब अगर हम बेबी को अगर हम रखते भी हैं पेट में, तो बेबी का जो है ग्रोथ नहीं हो रहा। और तो आप जैसे तैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता खींच लो और फिर आपका हमें डिलीवरी करना पड़ेगा। उस वक्त 9 मंथ लगा ही था, तो सब लोगों ने बोला कि नहीं अभी तो थोड़ा वेट करते हैं, जब तक बहुत ज़रूरत नहीं लगती तो हम चांस नहीं लेंगे, क्योंकि जल्दी भी डिलीवरी करवाना एक अच्छी बात नहीं है। 37 वीक्स जब कंप्लीट हो गए तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, और इस बार मैंने उनको जब दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी आपकी कंडीशन स्टेबल है, तो हम 1 वीक एटलीस्ट और वेट करेंगे,
तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है और जो बेबी है वो अच्छे से ब्लड नहीं ले पा रही है, तो वो जो उसका ग्रोथ है वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल स्लो है और मतलब बिल्कुल मिनिमल है ही नहीं। और मतलब लास्ट 1 मंथ में उसकी कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं। ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे कुछ बताया कि ये इसका जो है प्लेसेंटा से एक कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा के जो जीन्स होते हैं वो उसको उसके फादर से भी मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या था, लेकिन ऐसा ही था। अब लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपको आपके बेबी का जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। आपको कॉन्स्टेंटली देखना है कि आपके बेबी का मूवमेंट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लगे, बिल्कुल भी आपको लगे, तो आप बिल्कुल रिस्क मत लेना और तुरंत आप हॉस्पिटल आ जाना। मैंने 1 वीक अच्छे से वेट किया और सब ठीक था। फिर 1 वीक बाद जब मैं गई हॉस्पिटल तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। और जब टेस्ट किया तो मेरा ब्लड बहुत कम था और मेरा ब्लड 8 जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो कम था, वो 8 यूनिट्स ही था। तो उन्होंने मुझे बोला कि 8 में हम रिस्क नहीं लेंगे और हम 2 यूनिट हमें ब्लड का चढ़ाना पड़ेगा, 2 बॉटल। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया, तो नेक्स्ट डे सुबह उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ खा के मत आना घर से और सुबह आपका हम डिलीवरी कर देंगे। तो नेक्स्ट डे मैं कुछ खा के नहीं गई थी। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और मुझे ब्लड चढ़ रहा था, ठीक है। तो पहले तो ब्लड आने में बहुत टाइम लग गया था। हम सुबह चले गए थे, 9 बजे चले गए थे और जो ब्लड है, ब्लड आने में बहुत टाइम लग रहा था। ब्लड बैंक से डायरेक्ट हमने ब्लड लिया था, तो उसको आते आते 12-1 बज गए। और उसके बाद ब्लड चढ़ाया तो ब्लड चढ़ता भी स्लोली है, तो मुझे मतलब टाइम बहुत लग गया था। तो डॉक्टर की जो शिफ्ट थी, जो मेरा डॉक्टर थे उनकी शिफ्ट थी, वो ख़त्म हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपका आज हम करेंगे ही नहीं, कल करेंगे। अभी आप 1 बॉटल ब्लड चढ़वा लो, आप एडमिट रहो और कल डिलीवरी करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, मतलब आज कर दो आप डिलीवरी, मैं तो भूखी हूँ सुबह से, इतना टाइम हो गया, प्रेग्नेंट भी हूँ तो भूख तो लगती है। तो उन्होंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं, अगर जल्दी हो जाए तो। अब ब्लड चढ़ रहा है, ठंड लग रही है बढ़िया, ग्लूकोज भी चढ़ रहा है ना, साथ साथ में ड्रिप चढ़ रही। तो एक हाथ में तो मेरी ड्रिप चढ़ रही थी, एक हाथ में ब्लड चढ़ रहा था और बहुत ठंड लग रही थी। ठंडियों का टाइम था, फरवरी का महीना था। तो और उस पर उन्होंने आके बोला कि आपका डिलीवरी कल करेंगे। फिर उसके बाद अचानक से डॉक्टर आई और बोली कि नहीं नहीं, अभी आप है ना अपना ये जो ड्रिप्स है इनको लेके चलो ऑपरेशन थिएटर में, हम आपका डिलीवरी करेंगे। बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे। अब मन में था कि आपसे सेक्शन हो ही रहा है तो क्या कर सकते हैं। जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि हमारे डॉक्टर तो जादू की छड़ी है, वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। तो मैं गई ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप बैठो और बस आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और बस थोड़ी सी ऐसे गर्दन को ऐसे नीचे रखो, अपनी चिन को यहाँ पे टच करो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। उसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं है। और बस उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और मुझे सच में पता नहीं चला इस बार। तो उसके बाद में वो डॉक्टर्स बिल्कुल रेडी रहते हैं वहाँ पे, उनका सारा सामान ट्रे में अरेंज होता है, डॉक्टर्स होते हैं, पूरा स्टाफ होता है। और क्योंकि उसका इंजेक्शन का जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, तो पहले वो आपको कैथेड्रल लगा देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ना, जब आपका ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद आप उठ नहीं सकते एकदम से ना, तो आप वॉशरूम वगैरह जा नहीं सकते, तो वो कैथेड्रल लगा देते हैं। तो और ये सारा प्रोसीजर उस वक्त में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता उस वक्त में, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें इंजेक्शन का असर रहता है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने किया मुझे इंजेक्ट, और उसके बाद उन्होंने मुझे लेटा दिया और फास्ट उन्होंने प्रोसेस किया, कट किया। और मुझे याद है कि जो मेरी बेटी थी, क्योंकि अभी वो पूरा मैच्योर नहीं हुई थी ना, अंदर 40 वीक्स हुए नहीं थे, तो वो एकदम चिपकी हुई थी एकदम अंदर। तो उसको निकालने में ना उन्हें खींचना पड़ा था, उसको मतलब मुझसे अलग करने के लिए उन्हें खींचना पड़ा था। तो ऐसे मुझे ना ऐसे पुश करके एकदम ऐसे दम लगा के और खींच के और फिर निकाला था। और बोले थे खींचो, ये चिपकी हुई है, खींचो इसको। और बेबी को ना खींच के और फिर निकाला था। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा था, ठीक है। अब एक हाथ में तो मेरे खून चढ़ रहा था, दूसरे हाथ में मुझे ड्रिप चढ़ रही थी। तो बिल्कुल आप बेबस होते हो उस वक्त पे, कुछ नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, वो भगवान होता है आपके लिए उस वक्त। तो वो मतलब जो मोमेंट होता है ना, जब आप अपने बच्चे को देखते हो, सबसे पहली बात प्राइसलेस होता है, बता नहीं सकते कि वो कैसा होता है ना।
और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि मुझे मतलब मेरा एक बेटा है, मुझे बेटी चाहिए थी और डॉक्टर ने मुझे निकाल के बताया कि देखो बेटी भी है। तो मैं इतनी मतलब इमोशनल हो गई थी ना उस वक्त। तो फिर उन्होंने मुझे ना क्लोज व्लोज किया, तो पता नहीं ठंड थी या क्या था क्या नहीं, मेरे अंदर ना ठंड चढ़ गई और मुझे ना अंदर से कपकपी आ रही थी। तो बेटी को तो वो मेरे लिए कहीं बाहर दे दिया उन्होंने, साफ़ करके उसको क्लीन करके उसको दे दिया घर वालों को, तो पता नहीं मुझे वो कहाँ चली गई। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो भी प्रोसेस होता है उस वक्त वो कॉन्स्टेंटली आपका हार्ट रेट मॉनिटर करते रहते हैं, आपका बीपी मॉनिटर करते रहते हैं, बार बार चेक करते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे मुझे थायराइड का था, तो वो आपसे पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ ट्रीट करते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली है ना, मतलब एक आवाज़ आती रहती है आपको, सब कुछ आपका मॉनिटर होता रहता है। और तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ये हमारे लिए ज़रूर 1 या 2 एक्सपीरियंस होता है, लेकिन डॉक्टर के लिए रोज़ का काम होता है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है। देख रही थी कि मुझे कब ले जाएंगे यहाँ से, अब हो गया, बच्ची को देखना है मुझे। यही तो फ़र्क होता है ना नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन डिलीवरी में, कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद आप तुरंत मतलब कम से कम उठ सकते हो, अपनी बेटी को बच्चे को हाथ में ले सकते हो। सी सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैं ऐसे दूसरे को देख रही हूँ कि वो मेरी बेटी को उठा रहे हैं और मैं देख रही हूँ बस। तो ये एक होता है एक मोमेंट कि आप होते ही अपने बच्चे को हाथ में लेना चाहते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। तो फिर उसके बाद जब ना वो मुझे लेके गए अपने रूम में, वहाँ पे देख रही हूँ सारी फैमिली है बड़ी खुश है, बच्चे को ले रहे हैं, उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, उसको गुड्डी दे रहे हैं और मैं देख रही हूँ ऐसे। अब भाई हुआ ये था क्योंकि सर्दियों का टाइम था ना, और मुझे ना हो गई जुकाम। मुझे पहले से थी, तो डॉक्टर ने मुझे मतलब जब मैं 37 वीक पे गई थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपनी ना जुकाम ठीक कर लो, क्योंकि जुकाम में ना सी सेक्शन करना नहीं चाहिए। तो मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा था नहीं, मुझे कोल्ड वगैरह कुछ था नहीं, तो इस बार मुझे जुकाम हो गई थी, लेकिन मेरी ठीक ही नहीं हुई है ना। और फिर उसके बाद है ना उनके जो हॉस्पिटल था उसकी डाइटिशियन आके मुझे नारियल पानी पकड़ा दिया सुबह सुबह। तो मुझे इतनी तेज़ वाला कफ हो गया, इतना तेज़ वाला अकड़ गया मेरा। अब आपको पता चलता है उस वक्त पे कि आपका जो बॉडी का एक एक पार्ट है ना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम ऐसे हमारी बॉडी की कदर नहीं करते, लेकिन उस वक्त पे आपको पता चलता है कि आप ऐसे मतलब ना आप हंस सकते हो, ना आप रो सकते हो, ना आप खांस सकते हो। और मुझे आ रही थी खांसी, मैं खांस नहीं पा रही थी, और उस पल में जब मैं खांस नहीं पा रही हूँ ना और मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उस वक्त में ना मेरे आंसू निकल गए। और मैं उस वक्त पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आपकी बॉडी आपके लिए क्या है, आपकी बॉडी आपके लिए क्या कर सकती है। और मेरा जो इस बार जो इंजेक्शन लगा था ना, उसका जो असर है वो मेरा मतलब मेरे रूम में आते आधे घंटे से गायब हो गया। हालांकि वो आपको पेन किलर देते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन का असर ख़त्म हो गया क्योंकि मैं अपने पैर वगैरह सब मूव कर पा रही थी। हाँ, लास्ट टाइम पे जब मुझे इंजेक्शन का असर था, मुझे पूरा एक दिन रहा था और मुझे उस वक्त पे मुझे बहुत नींद भी बहुत आई थी। इस बार मुझे ज़्यादा नींद भी नहीं आई और मैं जग भी रही थी क्योंकि मेरे दिन में डिलीवरी हुई थी, मुझे नींद भी कुछ आई नहीं। और मुझे मेरा मतलब पैर वैर सब मूव हो रहे थे, लेकिन हाँ मुझे ठंड लग रही थी। 2 चीज़ हुई मेरे साथ, मुझे ठंड लग रही थी और मेरे जो स्टिचेस थे बहुत दर्द कर रहे थे खांसने से। हाँ, वो पेन किलर जो देते हैं उसका इतना असर नहीं होता, आपको दर्द तो फील होता ही है। अब उसके बाद मेरे घर वाले सब चले गए, रूम में रह गई मैं और मेरे हस्बैंड रह गए। अब वो आराम से बेटी को देख रहे, खिला रहे, सब कुछ कर रहे हैं। मैं उसे फीड तो करवा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे हॉस्पिटल में तो पहले दिन फीड नहीं कराते, तो उसे टॉप फीड दे रहे थे, मेरे हस्बैंड ही दे रहे थे उसको टॉप फीड। तो मैं बस देख रही थी। और उस दिन मैंने एक चीज़ की, मुझे जिसके लिए बोला नहीं गया था, मुझे किसी ने नहीं बोला था, लेकिन मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने पैरों को उस दिन हिलाया क्योंकि डॉक्टर चले गए थे, मैंने बताया ना उनकी शिफ्ट ख़त्म हो रही थी, वो चली गई। लेकिन मुझे नर्सेज ने आके बोला नहीं कि आप अपने पैरों को मूव करो, उन्होंने मुझे बोला जैसे लेटो वैसे लेटे रहो, लेकिन मुझसे जैसे लेटी थी वैसे लेटा नहीं गया। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं अपने पैरों को फोल्ड कर रही थी, मुझे थोड़ा आराम मिल रहा था उससे। मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं कल डॉक्टर आएगी तो वो मुझे बोलेगी तुमने पैरों को क्यों हिलाया, लेकिन वो आपके स्टिचेस को इतना चौड़ा पट्टा बांध के रखते हैं, इतना चौड़ा पट्टा बांधते हैं, तो वो इतना ज़्यादा मतलब आप इतना हिला ही नहीं सकते अपने पैरों को, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब पैरों को मूव करती थी, थोड़ा फोल्ड करती थी, थोड़ा आराम मिलता था।
और मतलब मैंने कहा कि जैसे तैसे करके ये रात निकल जाए। जैसे तैसे करके वो रात निकल गई, है ना। उसके बाद मॉर्निंग में डॉक्टर आई। डॉक्टर ने बोला तुमने मूव किया था मैंने पैरों को। मैंने कहा हाँ मैंने मूव किया था। तो कहा वेरी गुड। होता क्या है, जो आपके पैरों में क्लॉट जम सकते हैं वो नहीं जमते, और वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको थोड़ा बहुत अगर स्लाइट मूवमेंट आप कर सकते हो ना, तो आपको करनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आज है ना शाम को 4 बजे आपको बैठाएंगे। और मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी कॉन्स्टेंटली और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा बैठ तो मैं सकती ही नहीं हूँ। सबसे पहले हाँ, उन्होंने मुझे करवट लेने के लिए कहा। तो मतलब मैंने अपनी अपनी जितनी भी ताकत होती ना, जितनी भी, कि मैंने ऐसे ना माइंड में ऐसे सोच रखा था कि मुझे तो मूव करना है, मुझे ना मतलब जल्दी से जल्दी रिकवर होना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करवट ले लेना है ना, और उसके बाद शाम को आज आपको बिठाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जितनी ताकत मुझसे लग सकती थी उतनी ताकत से, मतलब मैंने बेड को पकड़ के कैसे करके मैंने ना करवट ली। अब ले ली, फिर सीधे ना हो जाए, फिर करवट ली, फिर मतलब फिर उस दिन मैंने जब तक मुझे बिठाने के लिए कोई आया नहीं, तब तक मैं करवट ले रही थी कॉन्स्टेंटली। तो जब आप एक बार मूवमेंट करने लग जाते हो ना, तो आपको हिम्मत मिलती है उससे। उस वक्त पे आपको हिम्मत मिलती है। उस वक्त में मतलब आपका मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फिजिकली भले ही आप वीक हो, लेकिन अगर आप मेंटली वीक पड़ गए ना, तो आपकी रिकवरी में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में जब मुझे बिठाया तो इतना दर्द हुआ, साथ में मुझे खांसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन कैसे भी करके मैं बैठी। और बैठी तो मुझे अच्छा लगा। मतलब आप जब कुछ करते हो ना उस वक्त अपने लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था, मुझे चलना है, मुझे अपनी बेटी को उठाना है। और मैं आपको डाइट का बताऊँ तो मतलब जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उस दिन आपको कुछ खाने के लिए नहीं देते ना। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक चाय पीने की परमिशन दी थी। उसके बाद मतलब मुझे बोला कि आप बिल्कुल ऐसे मतलब दाल का पानी या पतली सी दाल ऐसा कुछ खाओ, सूप, लिक्विड लिक्विड, सिर्फ लिक्विड डाइट होती है आपकी एक दिन के लिए। तो चाय दी थी और लिक्विड डाइट दी थी, और भूख लग रही थी क्योंकि मतलब ऑपरेशन हुआ था उस दिन से, कुछ जिस दिन एडमिट हुई थी उस दिन से कुछ खाया नहीं, भूख लग रही थी। ठीक है, नहीं खा सकते आप। तो 24 घंटे के बाद में लगभग फिर चलाते हैं। जब आप चलते हो, जब अपना पहला कदम लेते हो, आप उसी वक्त रिकवर हो चुके होते, मतलब आप रिकवर हो चुके होते, मतलब आप उस वक्त अब फिर आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने अपना पहला कदम ले लिया। तो जब मैं रात को, मुझे नर्सेज ने पकड़ के चलाया, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं मतलब स्टिच इतना, मतलब आपका ये जो एब्डोमेन होता है, ये इतना कोर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सोचो कि उसको कट लग गया ना, चल नहीं सकते, आपको इतना दर्द होता है। अगले दिन उन्होंने मुझे बोला कि आपको आप कैथेड्रल हटा देंगे और आप वॉशरूम वगैरह आप जाके देख लेना, अगर आप जा सकते तो हम आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो सुबह सुबह उन्होंने आके कैथेड्रल भी हटा दिया। उसको निकालने से आप ऐसे आधे ठीक हो जाते हो, या अब आप ठीक है, अब आप एटलीस्ट आप अपना काम तो कर सकते हो। उसके बाद में 12 बजे के लगभग मुझे डिस्चार्ज कर दिया, और मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। मतलब अब एक दिन तकलीफ़ होती है, 2 दिन तकलीफ़ होती है, फिर धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ कम होती जाती है। और उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और मैं घर आ गई। मुझे याद है कि मुझे लास्ट टाइम जाते जाते नर्स ने बोला था कि मैं आपको पकड़ के या व्हील चेयर पर मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं व्हील चेयर से नहीं जाऊँगी, और मैं खुद चल के गई थी अपनी गाड़ी तक। आप में उस वक्त हिम्मत नहीं होती है, मतलब फिजिकली आप वीक होते हो, लेकिन अगर आपने मेंटली ये ठान लिया ना कि आपको चलना है, आप जितना चलोगे ना उतना जल्दी रिकवर करोगे। यही इसका सीक्रेट है। मतलब अगर आपने उस वक्त मैं व्हील चेयर भी मांग सकती थी, मैं व्हील चेयर पर भी बैठ सकती थी, लेकिन मैंने नहीं, मैं घर जाऊँगी, मैं तब वहाँ पर व्हील चेयर कैसे लाऊँगी। मुझे आगे 2-2 बच्चों को देखना है। तो आपका एक-एक कदम ना आपकी रिकवरी की तरफ होता है। जब आप जैसे-जैसे आप चलते हो, आप रिकवर होते हो। मैं घर आ गई। घर पे मैंने अपनी बेटी को भी हाथ में लिया और मैंने उसे फीड भी करवाया। अब क्या होता है कि आजकल क्या है, स्टिचेस जो होते हैं अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपको बस जाके 7-8 दिन बाद उसे कट करवाने होते हैं। तो 7-8 दिन बाद मैं उन्हें कट भी करवा के आ गई थी, और अपना चल रही थी आराम से, धीरे-धीरे चलती थी। दर्द होता था, वो होता है कुछ दिनों तक, लेकिन वो धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाता है, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। आपको 4-5 दिन का वो एक कोर्स भी देते हैं, जिसमें आपका पेन किलर होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन ना हो। और मेरे जो स्टिचेस थे बहुत जल्दी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हील हो गए थे। और 7-8 दिन बाद जब मैं स्टिचेस खुलवा कर आई थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा
कि डॉक्टर अब मैं अपना मतलब जापा का जो वड्डू होते हैं वो खा सकती हूँ क्या? तो क्योंकि उससे पहले डॉक्टर मना कर देते ना कि घी वगैरह आप नहीं खा सकते, कुछ चिकनी चीज़ें नहीं खा सकते सी सेक्शन डिलीवरी में। तो उन्होंने मुझे बोला आप बिल्कुल खा सकते हो, और मैंने बस उसी दिन से अपने जापा का सामान भी खाना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने सारी दवाइयाँ डाइट सब कुछ खाया था। तो वो मैंने अपना जो पोस्टमार्टम डाइट था वो क्या था, ऑपरेशन के बाद 7-8 दिन मैंने क्या खाया, उसके बाद में मैंने क्या खाया, उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये एक्सपीरियंस था मेरा। और अब जब 3 महीने हो गए मैं बिल्कुल अच्छे से रिकवर हो चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें मैं आपके साथ अपनी फ़िटनेस जर्नी भी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी तक मैंने अपना बस वेट गेन किया है, क्योंकि अभी तक जो है मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया। जो मम्मी ने हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल डाइट होती है वो पूरी तरीके से फॉलो की है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। वेट तो क्या है, कम हो जाएगा, लेकिन अब उसके बाद में मुझे अपना वेट भी रिड्यूस करना है। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ वही टिप्स, वही डाइट और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना वेट रिड्यूस कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनका सी सेक्शन होने वाला है या जो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।